जहां जहां विरोधियों की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, वहां के राजभवन जो है वो भाजपा के दफ्तर की तरह काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी हमारे जो सरदार जी बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ही इज द एजेंट ऑफ बीजेपी, ही इज नॉट द गवर्नर, ही इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ बीजेपी। नारी वंदन, अभिनंदन, ये ढोंग और प्रपंच जो बीजेपी के हैं, ये नाम बदलने में एक्सपर्ट है। बच्चा किसी का होगा, नामकरण खुद कर दे, बच्चा कोई पैदा करेगा, नामकरण ये कर देंगे बीजेपी वाले। या भारतीय जनता पार्टी के कोई मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मंत्री अगर ये नहीं जानता कि उत्तराखंड से पलायन क्यों हो रहा है, तो उसको उत्तराखंड की राजनीति त्याग देनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री से सीखो भाई, मोदी जी, नेपाल के प्रधानमंत्री से सीखो। 4-4 बार वेशभूषा बदलना, तुम कोई नौटंकी वाले हो क्या? दिल्ली से चले, दिल्ली से देहरादून पहुंचते पहुंचते 4 बार वेशभूषा बदल दी। बीजेपी का योगदान है पेपर लीक, बीजेपी का योगदान है नकल, बीजेपी का योगदान है अंकिता भंडारी, बीजेपी का योगदान है प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध, बीजेपी का योगदान है प्रदेश के अंदर खनन, महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त। इन सब बातों को भुलाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस हाईवे। आप आसाम के चीफ मिनिस्टर को देखो, इतनी भद्दी भाषा आप टेलीविजन में बैठ करके अपने घर वालों के साथ देख नहीं सकते। ऐसे बीजेपी के नेता जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम तो कांग्रेस के लोग कर नहीं सकते। अंकिता भंडारी को न्याय तो सरकार ने देना है, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय देना है भाई। जिसका वीवीआईपी है, वीवीआईपी तो बीजेपी का है, और न्याय हम दिलाएं साहब। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, तो एक्सप्रेस हाईवे तो आपने देहरादून को नर्क बनाने के लिए बना दिया। नमस्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे विधानसभा में हो, जैसे जैसे चुनाव पास में आते जा रहे हैं, आप संख्या देख रहे हैं प्रोटेस्ट की, लगातार देहरादून और पूरे उत्तराखंड राज्य में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार बनने के बावजूद भी एक लंबा वक्त कह सकते हैं गुजर चुका है, 4 साल बीत चुके हैं सरकार को, इसके बावजूद भी नकल माफिया सक्रिय है, टेंडर्स में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हम कह सकते हैं पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और लगातार भू संकलन हो रहा है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। उन सब मुद्दों को, उन सब समस्याओं को सरकार हम कह सकते हैं कि उन पे काम करने में नाकामयाब रही है। मेरे साथ में सूर्यकांत दसमाना जी है, आप कांग्रेस के उपाध्यक्ष है उत्तराखंड के। दसमाना जी, हम आपको देखते हैं कि आप हमेशा सक्रिय रहते हैं और तमाम बड़े मुद्दे आप हमेशा उसे उठाते रहे हैं। सरकार कह रही है कि 4 साल का काम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन आप लगातार 4 साल के काम में बहुत सारी कमियां निकालते जा रहे हैं। लेकिन अभी तो 12,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे बन गया, उस पर भी आप लोग उंगली उठा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में 4 साल ये वाले टर्म के 2022 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल है, और इससे पहले 9 साल कुल हो जाएंगे, 5 वर्ष अगर आप 2017 से 2022 तक का लगा, जी, तो 9 साल के कार्यकाल में जो जनता की अपेक्षाएं थी, जनता ने जिन सवालों को लेकर के बीजेपी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इलेक्ट करके पहले 2017 में भारी बहुमत से, इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जिताया, 57 विधायक जिताए जी। उसके बाद 2022 में एक बार फिर जनता ने विश्वास व्यक्त किया और 47 विधायक जिताए। 3 लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जिता करके केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई। तो अब आप ये बताइए कि जनता की जो अपेक्षाएं थी, हम जब ये कहते हैं कि सरकार नाकाम हुई है, जब हम ये कहते हैं कि सरकार ने संतोषजनक काम नहीं किया, जब हम ये कहते हैं कि जनता की अपेक्षाओं में खरी नहीं उतरी, तो आप ये बताएं कि मूल सवाल जिन पर सरकार को काम करना चाहिए वो क्या होता है। पहला होता है रोटी रोजी, फिर होता है छत, फिर होता है आपका रोजगार, उसके बाद सुरक्षा। ये सारे सवाल जो हैं, और इनके साथ साथ फिर और आगे अगर आप बढ़ेंगे, महिला सुरक्षा, उसके बाद किसान राज्य का, उसके बाद पूरे
प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, ये अगर तमाम विषय अगर आप देखेंगे, इन पर अगर आप समीक्षा करेंगे तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व वाली रही हो, चाहे तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली रही हो, चाहे धामी 1 वाले नेतृत्व में रही हो, और चाहे धामी 2 में 2022 से लेके अब तक की 4 साल की सरकार है, पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कितना जर्जर है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी चरमराई हुई है, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक होते हुए और उच्च शिक्षा, उसका मैं एक एक उदाहरण आपको दे दूंगा जब आप इस विषय पे मेरे से बात करेंगे। इसी प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध है, इसी प्रकार से कानून व्यवस्था है, इसी प्रकार से बेरोजगारी है, पेपर लीक है, नकल है, ये सारे सवाल खड़े हुए हैं। और इन सवालों को संबोधित करने का काम आज की तारीख तक इस सरकार ने नहीं किया है। तो हम कैसे कहते हैं, अब आप कहेंगे साहब 1200 करोड़ रुपए खर्च करके एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, तो एक्सप्रेस हाईवे तो आपने देहरादून को नर्क बनाने के लिए बना दिया। देहरादून जो पहले ही नर्क बना हुआ है, देहरादून के अंदर जो हालात इस समय ट्रैफिक कंजेशन की है, देहरादून के अंदर जो इस समय भीड़ की स्थिति है, देहरादून में लगने वाले जो जाम की स्थिति है, देहरादून में सड़कें कितनी चौड़ी करोगे आप, बिल्डिंग लाइन तक आ गई है। राजपुर रोड में अगर आप चलोगे और राजपुर रोड में घंटाघर से आप सेंट जोसेफ्स एकेडमी तक आइए तो एलोरा वाली बेकरी वाली जो बिल्डिंग है उस लाइन से आप आगे कहाँ जाओगे, कांग्रेस भवन में कहाँ घुसोगे आप अंदर, और इधर दाहिने हाथ में कोऑपरेटिव बाजार है, सहकारी बाजार, वहां से अंदर कहाँ घूमोगे। तो इसलिए आप केवल एक सड़क का ढिंडोरा पीट करके ये नहीं कह सकते कि राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। लेकिन सर बीजेपी ने अपना जनाधार उत्तराखंड में लगातार मजबूत करा है। एक समय था कांग्रेस का यहाँ सिक्का था, दबदबा था, लेकिन लगातार चुनाव कांग्रेस के बड़े नेता हारे, हरीश रावत खुद लगातार चुनाव हारे, और जो कांग्रेस में कलह गुटबाजी साफ तौर पर निकल के सामने आती है। हरीश रावत जी ने अभी सोशल मीडिया पर लिखा भी कि उन्होंने 15 दिन का अवकाश लिया है राजनीतिक। क्या अवकाश लेने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक हरीश रावत जी का सवाल है, वो हमारे पार्टी के वयोवृद्ध नेता और फादरली फिगर है जी, और ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा अपेक्षित होता है। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो इन लोगों का अगर माना चुनावी राजनीति में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं दिलवा पा रहे हो या ना हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गए। हमारे घर का बुजुर्ग आदमी होता है, वो कांपने लगता है या वो हांफने लगता है या उसको कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो क्या हम अपने बूढ़े दादा को, बूढ़े बाप को उसको बेकार कर देते हैं? नहीं, उसका मार्गदर्शन, उसका तजुर्बा, उसका जीवन का संघर्ष वो हमेशा उपयोगी होता है। इसी प्रकार से हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता हैं। चुनावी हार जीत लगी रहती है, बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, वो हमेशा कांग्रेस के काम आएगा, और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा चाहिए। और उनका हमेशा अवकाश की बात है, अब वो उन्होंने अवकाश की बात, कभी कभी आदमी राजनीति से, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि रोज आप हमारे भाषण सुनते होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद सुनते होंगे, लेकिन अचानक किसी दिन गाना भी सुन लेते होंगे हमारा हम गुनगुनाने भी लगते हैं, क्योंकि आपको ब्रेक तो चाहिए। आप 24 घंटे एक ही आप मटर पनीर रोज थोड़ी खा सकते हैं, या आप कढ़ाई चिकन रोज थोड़ी खा सकते हैं, आपको टेस्ट बदलना पड़ेगा। उसी तरह राजनीति में रोज राजनीति कर रहे हैं, रोज समाज सेवा कर रहे हैं, कभी बीच में छोटा सा ब्रेक भी, इतना लंबा राजनीतिक जीवन उनका है, मैं समझता हूँ उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो हमेशा हमारे लिए उपयोगी है। सर, अब मैं आपको 2022 की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। चुनावों से ऐन पहले भारी संख्या में लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। अब जैसे जो चुनाव आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के और भी लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो बीजेपी के लोग भी कांग्रेस में आ सकते हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से बातें हो रही है। आप क्या समझते हैं कि आप चुनाव से पहले ये बीजेपी वाले आपके साथ हाथ मिलाएंगे? ये आना जाना तो लगा रहेगा, इसको नहीं रोक सकते। महाजनों ये नगता सपनता, महान लोग जैसा कार्य करते हैं उसका दूसरा नीचे वाले करते हैं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार के जो तमाम कर्ता धर्ता हैं,
जिस प्रकार से उन्होंने महिमा मंडित किया है देश में दल बदल को जी। एक जमाने में दल बदल को बहुत खराब माना जाता था। सैद्धांतिक मतभेदों के कारण भी अगर लोग दल छोड़ते थे उनके ऊपर लोग उंगली उठाते थे जी। लेकिन आज तो उनको सबसे पहले माला पहनाई जाती है, सब स्वागत किया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है। अब आप ये लगाइए कि उत्तराखंड में इस समय आधी से ज्यादा सरकार कांग्रेस चला रही है। जी जी। 11 में से 7 मंत्री तो कांग्रेस के हैं। जी। सतपाल महाराज कौन सी पार्टी के हैं? सुबोध उनियाल कौन सी पार्टी के हैं? सौरभ बोगड़ा कौन सी पार्टी के हैं? रेखा आर्य कौन सी पार्टी की हैं? भाई हमारे आधा मंत्रिमंडल 7 मंत्री अगर आपको 11 में से अगर कांग्रेस ना हो, अगर कांग्रेस के लोग वहां तो कांग्रेस की सरकार चल रही है जी जी। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग वहां से भी लोगों के आने का सिलसिला भी आपने देखा कि राजकुमार ठकराल जी दोबारा एमएलए रहे, बड़े मजबूत आदमी हैं। इसी प्रकार से भीमलाल आर्य 5 साल बीजेपी के एमएलए रहे। इसी प्रकार से जो लोग शामिल हुए, 6 लोग, आधा दर्जन लोग शामिल हुए। इसी प्रकार से दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर और जिनमें एमएलए भी हैं, एक्स मिनिस्टर्स भी हैं, वर्तमान मंत्री भी हैं जो कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं, क्योंकि उनको पता है कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन झेल रही उत्तराखंड की जो जनता है वो परेशान है, अजीज आ चुकी है, इसलिए परिवर्तन जरूर करें। तो सर परिवर्तन की बात जरूर हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे आप तो बहुत एक्टिव है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके यहाँ पे कॉर्डियल इफेक्ट की कमी है? क्योंकि ये जो समय है 1 साल रह गया, सरकार को घेरने का समय है, लेकिन हम देख रहे हैं कि संसद में भी आवाज़ कम उठाई जा रही है, यहाँ विधानसभा में भी आपके लोग सरकार के खिलाफ कम बोल रहे हैं, सड़कों पर कम उतर रहे हैं, 1-to-1 कनेक्शन भी हम कह सकते हैं इतना कम नहीं दिखता है। बीजेपी का थोड़ा सा एक हम इसको आप PR कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनमें एक तरीके की एकजुटता दिखाई देती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रदेश में इस समय कांग्रेस जितना भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलित है, इतना तो पूरी भाजपा कभी नहीं रही जी। महिला अपराध के मामले में अंकिता भंडारी से लेकर के और प्रदेश के अंदर जितने महिला अपराध हुए उसमें सबसे अग्रणी भूमिका कांग्रेस की रही जी। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज कांग्रेस ने उठाई। अंकिता भंडारी के मामले में आपने पता है कि सबसे पहले जैसे ही उर्मिला सनोवर का मामला आया तो सबसे पहला रिएक्ट हमने किया और हमारे रिएक्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिल्ली में जाकर के उस मामले को उठाया। अंकिता भंडारी के मामले में हमारे राष्ट्रीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पूरा एक दिन समर्पित किया है भारत जोड़ो यात्रा में उनको। लेकिन और इसी प्रकार से आप देखो हमारी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, उन्होंने अपना मुंडन करवा दिया। तमाम महिलाओं ने, बाल सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं किसी भी महिला को, केश जो है सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और अंकिता भंडारी के मामले में तमाम महिलाओं ने मुंडन करवाया। इसी प्रकार से जेल गई, दर्जनों बार जेल गई। कल भी वो फीस बढ़ोतरी के मामले में रेखा आर्य के, तो हम अब क्या करें, लोकतंत्र में सर पे डंडा तो नहीं मारा जा सकता। माँ बहन की गाली बीजेपी के बेहुदा नेताओं की तरह तो नहीं दे सकते। कितने बेहुदा, कितने बदतमीज, कितने नालायक इनके मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। आप आसाम के चीफ मिनिस्टर को देखो, इतनी भद्दी भाषा आप टेलीविजन में बैठ करके अपने घर वालों के साथ देख नहीं सकते। ऐसे बीजेपी के नेता जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो काम तो कांग्रेस के लोग कर नहीं सकते। लेकिन सर ना आप लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलवा पाए, ना सत्ताधारी बीजेपी के लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिला पाए। कुछ बड़े लोगों का उसके मर्डर में शामिल होने का आरोप लगाया जाता रहा है। आप लोग भी उसको लेकर अब उतनी तेजी से आवाज नहीं आ रही है। वैसे लोगों को टिकट भी दिया हमने, लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसका काम है चौकीदार की तरह आवाज उठाना। विपक्ष का काम बंदूक उठा करके गोली चलाना नहीं है। विपक्ष का काम लाठी लेकर के सामने खड़े हुए अपने विपक्षी का खोपड़ा फोड़ने का नहीं। सर नहीं फोड़ सकते हम, किसी का हाथ नहीं तोड़ सकते, किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम गिरफ्तारी दे सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो आप बता दो इसमें कहाँ कमी है? अंकिता भंडारी को न्याय तो सरकार ने देना है, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय देना है भाई। जिसका वीवीआईपी है, वीवीआईपी तो बीजेपी का है, और न्याय हम दिलाएं साहब। न्याय तो बीजेपी को देना चाहिए, उनके लोगों को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो उर्मिला सनोवर ने बोला है, जो सुरेश राठौर और उर्मिला के आपस के टेलीफोनिक बातचीत में जिस वीवीआईपी का जिक्र हुआ है, तो बीजेपी को कहना चाहिए था कि ये है भैया, इसको पकड़ो,
इसको जेल भेजो, इसके खिलाफ चार्जशीट करो। जी जी। न्याय हमको कहाँ देना है? न्याय तो बीजेपी को देना है। लेकिन सर एक और मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए और नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जो सरकार को नकेल कर सकते हैं ऐसे बड़े पदों। 2017 में जब हमारी सरकार थी जी 17 में हमारी सरकार विदा हुई, हमारी सरकार में अंतिम दिनों में जी जो हमारा लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव था वो गवर्नर हाउस से क्लियर नहीं हुआ। जी। इस प्रदेश में क्या देश में जितने गवर्नर हाउस है इस समय मोदी राज में, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहे हैं। विपक्ष की सरकार जहाँ रहती है, ममता बनर्जी हो तो उनको तंग करेंगे, कर्नाटका में सिद्धारमैया हो तो उनको तंग करेंगे, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार हो तो वहाँ उनको तंग करेंगे, उमर साहब जो है जम्मू कश्मीर में हो तो उनको तंग करेंगे। जहां जहां विरोधियों की सरकारें, विपक्ष की सरकारें, वहां के राजभवन जो है वो भाजपा के दफ्तर की तरह काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में भी हमारे जो सरदार जी बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ही इज द एजेंट ऑफ बीजेपी, ही इज नॉट द गवर्नर, ही इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ बीजेपी। तो उससे पहले जो गवर्नर थे हमारे 17 में, उन्होंने भी उस काम को किया, लोकायुक्त का बिल को पास नहीं किया, और आज लोकायुक्त नहीं है। अब मैं तो सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि अन्ना हजारे की टोपी लगा करके मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, वो कहाँ गन्ना चूस रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं पूछते लोकायुक्त कहाँ है, लोकपाल कहाँ है, कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए वो लोग? वो सारे लोग आरएसएस बीजेपी के थे जो अन्ना की टोपी पहन कर निकले थे। उन्होंने कंधे में बंदूक अन्ना के रखी और अन्ना जी को सुला रखा है राणा गांव सिद्धि में। जी बिल्कुल। सर आप लोग जैसे कि भले ही उत्तराखंड में बीजेपी बात कर रही है कि अच्छी गवर्नेंस उनकी चल रही है, लेकिन पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए। सरकार मूवमेंट चला रही है सेल्फी विद विलेज, लेकिन अभी भी 1700 से ज़्यादा गांव भूतिया विलेज है, वहाँ कोई लोग नहीं रहते। क्या पलायन आयोग बना था आप? जी। पलायन आयोग सुना था आपने? नहीं। पलायन आयोग बना था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जिस दिन उन्होंने आयोग बनाया तो मैंने कहा भाई अगर खैरासैंण में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अगर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को नहीं पता, अगर सूर्यकांत धस्माना को ये नहीं पता कि बग्याली गांव में या एकेश्वर ब्लॉक में क्या दिक्कत है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कोई मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मंत्री अगर ये नहीं जानता कि उत्तराखंड से पलायन क्यों हो रहा है, तो उसको उत्तराखंड की राजनीति त्याग देनी चाहिए। जी। हमको नहीं पता कि पिनस में रख करके, कंधे में रख करके गर्भवती माता को जी बिल्कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ला रहे हैं, किलोमीटर चला करके, और इलाज न मिलने के कारण मसूरी के अस्पताल के गेट में गर्भवती माता, अपना गर्भवती माता भी मर जा रही है, बच्चा भी मर जा रहा है, बच्चा वहीं हो जा रहा है गेट में। पूरे प्रदेश के अंदर ये हालत है, और आप कहेंगे कि पलायन आयोग बनाओ, वो जांच करेगा कि क्यों पलायन हो रहा। जी जी। रोजगार नहीं मिल रहा पूरे पहाड़ में, जिसके कारण पलायन हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं गांव खाली के खाली हो रहे हैं, क्यों हो रहे गांव खाली? जब आप शिक्षा व्यवस्था नहीं दोगे, जब आप स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दोगे, जब आप सड़क, बिजली, पानी ठीक से नहीं दोगे, जब आप वहां पे मूलभूत सुविधाओं को, तो काहे के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया था? फिर उत्तर प्रदेश में ठीक थे हम लोग। इसलिए ये सब केवल भाषण की बातें हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्वास्थ्य सेवाएं धराशायी, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, इन सब बातों को भुलाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का एक्सप्रेस हाईवे, मोदी जी का शो, जिसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गया। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा। लेकिन इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े बैनर, इतने बड़े बड़े झंडे, क्यों? सर अब चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी तो ये एक्सप्रेस वे को जो उन्होंने बनाया है उसको जोर शोर से चुनाव में, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। ये नौजवान आज पसंद नहीं कर रहा है। जी। 4 बार ड्रेस बदलना। जी जी बिल्कुल। 4 बार ड्रेस बदल रहे हैं, ये कहाँ पसंद कर रहे हैं? बगल में नेपाल को देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री से सीखो भाई। मोदी जी, नेपाल के प्रधानमंत्री से सीखो। 4 बार वेशभूषा बदलना, तुम कोई नौटंकी वाले हो क्या? दिल्ली से चले, दिल्ली से देहरादून पहुंचते पहुंचते 4 बार वेशभूषा बदल दी। क्या जरूरत है भाई? क्या कर रहे हो तुम? ये मॉडलिंग कर रहे हो? जी जी। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हुए जी। इस देश में जवाहरलाल नेहरू पंडित जी की आप बराबरी करते हो, सुबह से लेकर रात तक गाली देते हो। जी जी। इतने बड़े परिवार में वो पैदा हुए थे, लेकिन गांधी के आह्वान पर जब उन्होंने खद्दर पहनना शुरू किया तो खद्दर से उनके रेशे पड़ गए, पूरे गर्दन से खून निकलने लग गया। लेकिन पूरे जीवन मरते दम तक उन्होंने खादी पहना, खद्दर पहना। और ये हमारे महाराज 10 लाख रुपए का सूट, 4 बार
ड्रेस बदलेंगे। पुलवामा होगा, पुलवामा के बाद जितनी रैलियां होंगी उसमें वेश बदल के जाएंगे, पगड़ियां रंगीन एक से एक पगड़ियां पहन के जाएंगे। ये नौटंकी वाले हैं। तो जनता ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। लोग बगल में नेपाल हमारे बहुत नजदीक है, उत्तराखंड के हमारा सीमा लगती है पिथौरागढ़ से, तो नेपाल का असर आ रहा है। यहाँ का युवा, यहाँ का जेनजी, यहाँ का जो नौजवान है वो देख रहा है कि नेपाल में क्या वहाँ का युवा प्रधानमंत्री कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 4-4 बार वेशभूषा बदलने से, नकली काम करने से, नौटंकी करने से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं। सर, उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। 25 सालों में कांग्रेस का भी कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत अहम रहा है। जो 25 साल का काम है उसमें कांग्रेस का जो योगदान है, जो माइलस्टोन वर्क किए गए हैं, और आज की सरकार क्या उस तरीके से खरी उतर पाएगी? आपके क्या सजेशन है, क्या बताएंगे? देखिए, 25 साल में 5 साल जो शुरुआत के थे काम चलाऊ सरकार के बाद, जो पहली निर्वाचित सरकार जी ज्ञानेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो बाकी 20 सालों में नहीं हुआ जी। पूरे राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिडकुल किसने करा? पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल किसने बिछाया? पूरे प्रदेश के अंदर दून यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और जो निजी विश्वविद्यालय भी बड़े रेपुटेड यहाँ पर आए हैं, प्रतिष्ठा वाले आए हैं, किसके कार्यकाल में आए? ये सारा काम किसने किया? ये सारा काम तिवारी जी ने किया। और तिवारी जी ने जो काम किया उसके बाद दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आई 2012 में, तो सबसे बड़ा उस सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण हो इसके लिए कांग्रेस ने दोबारा शुरुआत करी। और 2012 में तंबू में कैबिनेट, तंबू में विधानसभा, उसके बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आज वहां, जितना अवस्थापना का काम है, वो सारा एक एक ईंट कांग्रेस की लगाई गई। कांग्रेस का ही योगदान, कांग्रेस का ही योगदान। बीजेपी का योगदान है पेपर लीक, बीजेपी का योगदान है नकल, बीजेपी का योगदान है अंकिता भंडारी, बीजेपी का योगदान है प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध, बीजेपी का योगदान है प्रदेश के अंदर खनन, सारी नदियां खोद के रख दी, पूरे प्रदेश के अंदर सारी नदियों के सीने चीर दिए, जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है। रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको कोटद्वार में मालन नदी के पुल पे खड़े होकर बोलना पड़ रहा है रंजीत सिन्हा को कि तुम्हारे अवैध खनन ने मेरा पुल गिरा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपने छापा है, आपने दिखाया है, ये सारा मीडिया बोल रहा है। लेकिन जो आप ये तमाम मुद्दे बता रहे हो, क्या चुनाव में जनता विश्वास करेगी आप लोगों पर? भैया, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उसके बाद भी अगर आंख में पट्टी बांध करके लोग अंधे होकर के अगर बीजेपी को वोट दे देंगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। लेकिन जो बातें मैंने कही, अगर उनमें से एक बात झूठ हो तो आप मुझे बताइए। एक बात का कंट्राडिक्शन बीजेपी का कोई छुटभैया नेता से लेके मुख्यमंत्री तक, प्रदेश अध्यक्ष तक मेरे साथ डिबेट में बैठ जाए, मैं डिबेट में बैठने को तैयार हूं। प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में कैग बोल रहा है, घोटाला हुआ, कैग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कैग बोल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से खनन में घोटाले हुए हैं, ये कैग बोल रहा है। पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है, पेड़ों की कटाई जितनी हुई है, वो फॉरेस्ट फायर जितना बड़ा हुआ, धराली, थराली, दीवाल, धारचूला, वहां आज तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई, आज तक लोगों को वहां पर परेशान है लोग। पूरे प्रदेश के अंदर इतना बड़ा जो ऑल वेदर रोड का ढिंडोरा पीटा गया, 4 महीने पिछले साल 2025 में यात्रा में चट्टाने गिरने से लोग मर गए, पत्थर गिरने से लोग मर गए, एक्सीडेंट से लोग मर गए। इतनी कभी मौतें नहीं हुई जो 2025 में 4 धाम यात्रा में हुई। उसके बाद भी लोग अगर वोट देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन सब सीधा सीधा बोलते हैं कि जो राहुल गांधी जी है, एज पर दी मोदी जी, राहुल गांधी जी की जो हम कह सकते हैं उनकी कार्यशैली है, मोदी जी के मुकाबले थोड़ी सी कमतर है। थोड़ी सी नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। वो ये कभी नहीं कहते कि गुरु नानक और गुरु गोरखनाथ और कबीर ने एक बात साथ बैठ के सत्संग किया, ये राहुल गांधी नहीं कहते, बहुत बड़ी कमी है। राहुल गांधी कभी नाले में पाइप डाल करके गैस नहीं बनाते, बहुत बड़ी कमी है। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर के टायर में हवा भर करके और उसको खेत में ले जा करके फिर अपना जो वहां पर मशीन है उसको नहीं चलाते, बहुत बड़ी कमी। राहुल गांधी थाली नहीं बजवाते, ताली नहीं बजवाते, चिमटा नहीं बजवाते, ढोलक नहीं बजवाते,
पहले कह देते हैं कि कोरोना आ रहा है, और नालायक मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश को डरा रहा है। राहुल गांधी ये काम है, ये तो कमी है ही। लेकिन अब 10 लाख का सूट नहीं पहनते, अब तो 4 बार वेशभूषा नहीं बदलते, टी-शर्ट पहनते हैं, लेकिन नारी साधारण रहते हैं, नारी कुल्ली से मिलते हैं, जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल वो तो आपसे प्रेस से बात भी नहीं करता, जिनकी बात आप कर रहे हैं महामानव। जी जी जी। लेकिन पूरे गोदी मीडिया के एंकर जो है सुबह से लेकर रात तक भांड की तरह चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मोदी जी तो उससे बात भी नहीं करते, और बात करते हैं तो पूछते हैं कि आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो। लेकिन सर इस पे तो आपको बोलना पड़ेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पे तो कांग्रेस का सपोर्ट है या नहीं? इतना बड़ा प्रपंच और ढोंग, नारी शक्ति वंदन करना है तो अंकिता भंडारी को न्याय दो सबसे पहले जी। नारी शक्ति वंदन करना है तो कुलदीप सेंगर को, और जितने इतने महापापी बृजभूषण शरण सिंह से लेकर के जितने तुम्हारे पार्टी के अंदर है, और एप्स्टीन फाइल, बिल्कुल हरदीप पुरी, जी जी, क्या किया आपने हरदीप पुरी का? पूरे देश में और पूरी दुनिया में लोगों ने इस्तीफे दे दिए। रॉयल फैमिली का लंदन में जेल चला गया प्रिंस, आपने क्या किया हरदीप पुरी के साथ? हरदीप पुरी की लड़की के पास पैसा गया है जॉर्ज सोरोस का, ये साबित हो रहा है। क्या किया आपने? तो नारी वंदन, अभिनंदन, ये ढोंग और प्रपंच जो बीजेपी के हैं, ये नाम बदलने में एक्सपर्ट है। बच्चा किसी का होगा नामकरण खुद कर देंगे, बच्चा कोई पैदा करेगा नामकरण ये कर देंगे बीजेपी वाले। जी जी जी। सर मैं आपको सीधा उत्तराखंड से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से भी जुड़े रहे हैं, मुलायम सिंह जी साहब जुड़े रहे हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाला है, और लेकिन योगी जी का दबदबा है वहाँ, लोग कहते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप इस दिन अलग से बात करूँगा जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार परिवर्तित होगी, वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप मुझे कुछ काम बता दीजिए, अगर आपको, आपके लोगों को, कांग्रेस को लोग उत्तराखंड में चुनकर लाते हैं, क्या बड़े इनिशिएटिव रहने वाले हैं? सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर दीर्घकालीन नीति रोजगार का। जी जी जी। दूसरा, पूरे प्रदेश के अंदर पर्वतीय खेती का रूपांतरण जी, उसको लाभकारी बनाना। तीसरा, पूरे प्रदेश के अंदर जी जो हॉर्टिकल्चर है जी, उसकी एक अलग से नीति। जी, पूरे प्रदेश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन को अलग करके, तीर्थाटन की अलग नीति हो, पर्यटन की अलग नीति हो। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन जगहों में आप हनीमून तो नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। जो हनीमून के डेस्टिनेशन है वो हनीमून के लिए बनाए जाए, जो मैरिज के डेस्टिनेशन है वो मैरिज के लिए बनाए जाए, और जहाँ तीर्थ होना है वहाँ विशुद्ध रूप से तीर्थ हो। लेकिन ये लोग क्यों कहते हैं कि गैर हिंदुओं को इन जो तीर्थ, इसलिए कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो। अरे भाई, गैर हिंदू कैसे जाएगा? जो मूर्ति पूजन करता ही नहीं है, जिसका मूर्ति पूजन में विश्वास ही नहीं है, जो इस्लामिक लोग हैं वो तो मूर्ति पूजन नहीं करते जी, तो वो जाएंगे क्यों बद्रीनाथ केदारनाथ? वहां तो भाई बद्रीनाथ जी की मूर्ति है, केदारनाथ जी में शिवलिंग है, तो पत्थरों को और बुतों को तो पूजते नहीं, तो वो क्यों जाएंगे? उनकी तो आस्था है ही नहीं उसके प्रति। जी जी। तो आप कैसे ये हल्ला करोगे गैर आस्थावान नहीं जाएगा? अरे गैर आस्थावान जाए, कहाँ जा रहा है वहां? और जा रहा है तो आपकी गलती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आप कर रहे हो कोविड के बाद। अगर जा रहा है तो सुलेमान और सूर्यकांत में तो पता लगेगा कि कौन हिंदू है, कौन सनातनी है और कौन गैर सनातनी है, कि नहीं पता लगेगा? ये मूर्ख बनाने का काम है केवल। एक आखिरी सवाल ये मेरा है कि उत्तराखंड के कुछ ऐसे, जैसा आपने धराली का नाम लिया, और भी ऐसे इलाके हैं वहाँ लगातार जमीनें धंस रही, इसके बावजूद भी सरकार ने खुले हाथ छोड़ दिए हैं, लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीपल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जो उत्तराखंड को हम पर्यावरण के तौर पर जानते थे कि एक सुरक्षित प्रदेश है, आज पॉल्यूशन के मामले लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। हमारे जो प्रमुख आस्था के केंद्र है बद्रीनाथ, केदारनाथ, तमाम जगहों पर बुरा हाल है। मैंने आपसे जो कहा कि पर्यटन की नीति अलग, तीर्थाटन की नीति अलग, जी जी, और मैरिज डेस्टिनेशन की नीति अलग, उसी में सब आ जाता है जी। आप पर्यावरण के नाम पर अगर केवल औपचारिकताएं करेंगे, आपको पता है कि सरकार ने एक जो राइडर था देहरादून में, विशेष प्राधिकरण जो था उसको समाप्त कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अब येलो और रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्री है वो भी देहरादून में आप लगा सकते हैं। उसके बाद
क्योंकि सरकार ने केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी उसमें बंद कर दिया, जी उसमें एनजीटी का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा, जी उसमें जो आपको परमिशंस केंद्र से लेनी थी वो खत्म हो जाएंगी। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग उत्तराखंड में पहाड़ों में बननी ही नहीं चाहिए। जी हम फॉल्ट 4 और फॉल्ट 5 में हैं जी और उसके बावजूद कई कई मंजिलें इमारतें आप बना रहे हो, इसीलिए धराली हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए धराली हो रहा है, इसीलिए तमाम चीजें हो रही है। तो पर्यावरणीय दृष्टि में केवल ये लूटने खसोटने लैंड माफिया, बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू किया जी था जी वो, जी जी और धामी 1 धामी 2 तक पूरे प्रदेश के अंदर सारी जमीनों पर माफियाओं का कब्जा करवा दिया। बिल्कुल वो जमीनें मैदान की हो, वो पहाड़ की हो, पहाड़ों में आप चले जाओ, जी तमाम लोग चले गए। अब लैंड लॉ लैंड लॉ लैंड लॉ, जो लोग इसकी बात करते हैं उनको आंखों में पट्टी बांधी हुई दिख ही नहीं रहा है। भाई आप रिप्रोस्पेक्टिव ऐसा लॉ बनाएं, जिन लोगों ने खरीदी हुई है उनकी भी जमीन जब्त होगी। पहाड़ों में जो जमीन है जी उस जमीन का जिस प्रकार से बेचने का नीलामी कराने का काम बीजेपी की सरकार ने 9 सालों में किया है, इतना कभी नहीं। बिल्कुल बड़े मुद्दे हैं उत्तराखंड के और चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है सर आप तो लगातार आरोप लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिला कि कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस की हम कह सकते हैं प्रचार में, कांग्रेस की पॉलिसीज में कहीं ना कहीं तो कमी है कि आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई कमी नहीं है, ये सब दुष्प्रचार है जी और जनता अंतोगत्वा सत्य को देखती है, पहचानती है। जी जी और इस बार निश्चित तौर पे उत्तराखंड की जनता आकलन करेगी और किसी बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी 2027 में इस उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। 26 में चुनाव हो या 27 में, जब भी चुनाव होगा राज्य में कांग्रेस का परचम लहराएगा। बिल्कुल सर, आपने लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप लंबे समय से राजनीति में हैं, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए हमेशा आप जूझते रहे हैं, लगातार आपने चुनाव लड़े, बहुत सारे चुनाव में आप बहुत कम मार्जिन से रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आपका एक अलग तरीके का नाम है उत्तराखंड में। सत्ता पक्ष के लोग भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तथ्यों पर बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर चुनाव होते हैं वक्त बताएगा कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, लेकिन बहरहाल उत्तराखंड में कांग्रेस को और सशक्त होकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा। थैंक यू सर, आपने बातचीत करी। धन्यवाद।